गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग मॉनसून के बारे पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में अ, हम लोगों ने मॉनसून शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि कैसे मॉनसून शब्द की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे उसका जो समुद्री हवाएं हैं उसके लिए किस प्रकार उपयोग होने लगा। तो उसके बारे में हम लोग पढ़े और आज हम लोग देखेंगे कि मॉनसून का स्वभाव, उसका नेचर कैसा है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का भी सबका स्वभाव जो है, हर एक व्यक्ति का जो स्वभाव है, नेचर है, वो अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार मानसून का भी स्वभाव है जो अपनी इसी स्वभाव से वो जाना जाता है। या तो इसको हम कह सकते हैं कि मानसून की विशेषता, स्वभाव या विशेषता हम कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका 7 पॉइंट है। मानसून की जो विशेषता है या उसका स्वभाव जो है वो 7 पॉइंट में है। थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में देखते चलेंगे। पहला जो है वो देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। तो भारत की जो मानसूनी वर्षा है वो जून से सितंबर तक होती है। 15 जून के बाद मौसम जो है अचानक परिवर्तन हो जाता है उत्तर भारत में, और सितंबर तक, 15 सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है, तो बारिश होती है। दूसरा जो विशेषता है वो है समुद्र तट से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। कैसे? जैसे कोलकाता में 162.5 है, पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर और दिल्ली में 67 सेंटीमीटर। और फिर अगर हम लोग और पश्चिम की ओर जाएंगे राजस्थान में, तो 25 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर के बराबर ही वहाँ पे बारिश होती है। तो जैसे जैसे हम लोग समुद्र तट से दूर होते जाएंगे, बारिश कम होता चला जाता है। तो जो समुद्र तट है वह भी वर्षा को काफ़ी प्रभावित करती है। तीसरा हम देखते हैं कि मानसूनी वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। तो जो धरातलीय जो स्वरूप है, पर्वत पठार और मैदानी भाग, तो ये धरातल जो है, धराकृति जो है, वो भी मानसून को प्रभावित करती है, वर्षा को आकर्षित करती हैं। जैसे कि पर्वतीय भागों में जो वनों से आच्छादित होगा, तो वैसे जो भाग होते हैं वो वर्षा को आकर्षित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये भी मानसून की विशेषता है। नंबर 4, गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है जिससे अ, पानी का बहाव बढ़ जाता है और मृदा अपरदन तेजी से होने लगती है और कई क्षेत्र जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने को रहता है 15 जून के बाद में, तो बारिश जो होती है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि उस समय मानसूनी हवाओं में नमी की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, मूसलाधार। और इससे क्या होता है, कई जगहों में पानी का जो बहाव है वो बढ़ जाता है, नदियों में जल स्तर बढ़ जाते हैं और इससे मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होने लगता है खेतों में, नदियों में। और फिर कई जो जगह हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं नंबर 5, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसून की देन है। तो हमारे भारत में जो भी कृषि की जाती है तो वो वर्षा पर ही आधारित है। यहाँ पर सिंचाई की उतनी व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ के जो किसान होते हैं वो मानसून पर ही निर्भर रहते हैं। तो मानसूनी वर्षा से ही यहाँ की कृषि की जाती है। और अगला हम देखेंगे 6 नंबर जो है, भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण असमान है और यह वितरण जो असमान जो है वो 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि हर एक जगह एक समान नहीं है। तो जो उसका औसत वितरण है वो इस प्रकार है। तो 12 सेंटीमीटर आपका राजस्थान में है और 1100 सेंटीमीटर जो बारिश नापा गया है, आंका गया है, वो आपका मेघालय के मौसिनराम में। तो ये पूरी तरह से इसके वितरण की असमानता को दर्शाता है। और
7 पॉइंट जो है, मानसून की तिथि अनिश्चित होती है। यह कभी पहले और कभी देर से आती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मानसून जो है वो किसानों के साथ जुआ खेलती है। तो जुआ का खेल से इसको कोरिलेट किया गया है, क्योंकि इसकी जो तिथि होती है वो निश्चित नहीं होती है, क्योंकि वो कभी पहले आ जाता है समय से और कभी देर से आता है। तो इससे क्या होता है, जो किसान होते हैं उनकी कृषि पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी देर से वो मानसून आने पर इनकी जो फसलें होती हैं वो समय पर नहीं आते, नहीं उगते, और उत्पादन अच्छा नहीं होता है। या फिर कभी पहले आ जाता है, तो इससे भी कृषि पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। देर से आने और पहले आने से क्या होता है, कभी कभी अतिवृष्टि हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, और कभी बिल्कुल नहीं, अनावृष्टि हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति सही नहीं है। अतिवृष्टि से बाढ़ की समस्या हो जाती है, जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, फसलों को बहा कर ले जाते हैं, और किसान जो है वो खेती नहीं कर सकते हैं। और अनावृष्टि से क्या होता है, सुखाड़ की समस्या। तो सुखाड़ की समस्या से भी जो किसान है वो खेती नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किसानों के लिए एक समस्या ले आते हैं। तो ये आपका है मानसून की विशेषता या मानसून का स्वभाव, जिसको हम लोगों ने 7 भागों में बांटा है। आगे हम देखते हैं कि भारत में जो वर्षा है, तो वर्षा को कितने भागों में बांटा गया है, और उस वर्षा की स्थिति भारत में किस प्रकार है। तो 2 भागों में हमने वर्षा को बांटा है, भारत की वर्षा को। एक तो है ग्रीष्मकालीन वर्षा और दूसरा है शीतकालीन वर्षा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ग्रीष्मकालीन वर्षा के बारे में। तो ग्रीष्मकालीन वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के प्रभाव से होती है। तो यहाँ पर मैप बनाया हुआ है, देखिएगा आप लोग। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के प्रभाव से होता है। और कहता है कि दक्षिण भारत की जो स्थिति है, आकृति जो है वो त्रिभुजाकार होती है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको लेसन 2 में, कि भारत का जो दक्षिणी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार है, जिसके कारण ये जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं जो है 2 भाग में बट जाती हैं। यहाँ देखिए 2 भाग में किस प्रकार बटा है, एक भाग इधर और दूसरा इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में। एक भाग जो है अरब सागर और दूसरा जो है वो बंगाल की खाड़ी में। तो पहला भाग अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। अब है बंगाल की खाड़ी से अंडमान निकोबार में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो शाखा बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, उससे सबसे पहले अंडमान निकोबार यहाँ पर है, तो सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है, क्योंकि ये जो समुद्र की नमी युक्त जो हवाएं हैं वो सबसे पहले जाकर अंडमान में के जो भी पर्वत हैं या जो भी अवरोधक क्षेत्र हैं वहाँ पे टकराने से यहाँ बारिश होती है। उसके बाद ये हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और सबसे पहले जो पूर्वांचल भारत है, भारत का उत्तरी पूर्वी जो राज्य है वहाँ जाता है, और सबसे पहले वो मेघालय में दस्तक देता है। और मेघालय में हम लोग जानते हैं कि मेघालय में जो चेरापूंजी और मौसिन राम नामक जो स्थान है वहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। और यह ना सिर्फ भारत में होती है, बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम को कहा जाता है। क्योंकि हमने अभी तुरंत यहाँ देखा कि 1180 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। तो मेघालय की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हवाएं जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती हैं वर्षा की मात्रा कम होती है। तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं उत्तर भारत में वर्षा कराने के बाद इसकी जो दिशा है वो पश्चिम की ओर हो जाती है, पश्चिम की ओर ये बहने लगती हैं इस प्रकार। तो पूरब से पश्चिम की ओर। तो जैसे जैसे ये पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता चला जाएगा, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे हमने देखा था यहाँ पर समुद्र तट से दूरी होते होते भी जो वर्षा है वो कम होते जाता है। कोलकाता में 162, फिर हमने देखा पटना में 135, फिर इलाहाबाद में, फिर
दिल्ली में, उसके बाद राजस्थान में। तो धीरे धीरे क्या होता है, बारिश जो है पूरब से पश्चिम की ओर कम होता चला जाता है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर, यहाँ पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर, और वहीं कहता है राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर या फिर इससे कम 12 सेंटीमीटर के बराबर बारिश होती है यहाँ। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये है आपका ग्रीष्मकालीन वर्षा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे शीतकालीन वर्षा के बारे में। शीतकालीन वर्षा के बारे देखते हैं कि इस वर्षा का क्षेत्र सीमित होता है, कम समय के लिए होता है। इसे हम लोग लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। तो जिस प्रकार जो ग्रीष्मकालीन वर्षा है, जिसको कि हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कह रहे थे, तो जब मानसून लौटता है सितंबर के बाद, तो उसकी जो दिशा हो जाती है वो हो जाती है उत्तर पूर्वी। तो इस प्रकार वायु की दिशा हो जाती है, तो इसको हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। आगे है, इससे भारत के पूर्वी तटीय भाग में वर्षा होती है। तो यहाँ हम लोग देखे थे कि दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं हैं, उससे पश्चिम तटीय भाग में बारिश हुई थी, पश्चिम तटीय भागों में बारिश हुई थी। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, उससे पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय भाग जो है, पूर्वी तटीय मैदान जो है, ये वाला भाग में अधिक वर्षा होती है। और लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु में अच्छी वर्षा होती है। तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं, जब यहाँ से वापस लौटती हैं, तो बंगाल की खाड़ी से वो फिर से नमी लेते हुए वो तमिलनाडु में प्रवेश करती हैं, और यहाँ पर जाड़े के समय यहाँ बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश कराती हैं, और फिर यहाँ के बाद वो केरल में प्रवेश करती हैं और केरल में भी बारिश कराती हैं, और फिर धीरे धीरे वो समुद्र की ओर बाहर निकल जाती हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि स्थल से चलने वाली हवा बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर वर्षा कराती हैं। तो जो उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी हवाएं हैं, वो स्थलीय समीर है, स्थलीय हवा है। तो यहाँ से वो बहते हुए बाहर की ओर निकलती हैं। तो निकलने के क्रम में जब वो कुछ हवाएं जो हैं, वो बंगाल की खाड़ी से बहुत अधिक नमी ले लेती हैं, और इसी से तमिलनाडु में और केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इस समय जो हमारा उत्तरी भारत का कुछ राज्य जो होता है, पछुआ पवन के संपर्क में आ जाता है, उसके प्रभाव में आ जाता है, जिससे कि राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में यहाँ पर शीतकाल में, ठंडी में बारिश होती है, जो कि रबी की फसल के लिए, जो कि हम लोग ठंडे के समय जो फसल लगाते हैं, गेहूं की फसल के लिए या दलहन की फसल के लिए, ये बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। और एक इसमें विशेषता कहता है कि इस वर्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा घटती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा जो है क्या होती है, घटती है। और ग्रीष्म में हमने देखा था पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, तो ये उसकी विशेषता है। आगे देख रहे हैं कि ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है, तो उससे खरीफ की फसल जो गर्मी में बोया जाता है, तो उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। और शीतकालीन वर्षा से रबी की फसल जो कि हम जाड़े में उगाते हैं, तो इन फसलों को लाभ मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जाड़े के समय, ठंडी में जो शीतकालीन वर्षा होती है, उसको केरल में आम्र वर्षा या मैंगो शावर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय केरल में जो आम के फल लगे होते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी उपयुक्त होती है, और इससे जो आम के फल जो होते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसलिए इसे हम लोग आम्र वर्षा भी कहते हैं या मैंगो शावर। तो ये आपका हो गया शीतकालीन वर्षा। तो भारत में हमने वर्षा को दो भाग में बांटा, ग्रीष्मकालीन वर्षा और शीतकालीन वर्षा के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितनी ऋतुएं हैं और कौन-कौन। थैंक यू।